नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम हिंदी में भाषा विज्ञान के टॉपिक चला रहे हैं, भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं। हमने अवधि का सूफी काव्य में योगदान और सूफी काव्य में उसका विकास, उसकी व्याकरणिक विशेषताएं बताई। आज हमारा टॉपिक रहेगा अब तुलसी के काव्य में अवधि का विकास, कि तुलसी के काव्य में अवधि का विकास किस प्रकार हुआ। आज हम इस बात पर बात करेंगे। आशा है आपको ये पसंद आएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुंच सके और वो लोग भी इसके लाभ ले सकें। आइए तो आज हम बात करते हैं राम भक्ति का काव्य धारा में अवधि की व्याकरणिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं हम पढ़ चुके थे, अब हम कौन सी विशेषताएं पढ़ रहे हैं? व्याकरणिक विशेषताएं। व्याकरणिक विशेषताओं में पहला पॉइंट देखते हैं, ध्वनियां। कि ध्वनियां किस प्रकार की हैं। इसमें सर्वाधिक ध्वनियां आपको मिलेंगी तत्सम ध्वनियां। अवधि के साथ साथ इसमें कौन सी ध्वनियां अधिक हैं? तत्सम ध्वनियां। और इसका तत्सम का मैंने पहले भी बताया था, अवधिकरण कर लिया गया है। जैसे वा का वा हो गया, शा का सा हो गया। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, विश्वामित्र। विश्वामित्र का क्या बन गया? विश्वामित्र। ये बा हो गया और ये सा हो गया। ये शा था, ये सा हो गया। ये वा था, ये बा हो गया। इस प्रकार की ध्वनियां इसमें मिलती हैं। अगला पॉइंट है शब्दावली। क्या पॉइंट है? शब्दावली। शब्दावली किस प्रकार की है? कि पहले ही बताया था मैंने कि तत्सम या संस्कृत शब्दों का अवधिकरण प्रवाह। संस्कृत शब्दों का अवधिकरण प्रवाह। क्या किया है? जैसे अमृत का अमीय हो गया। यहां भी बताया मैंने, वा का वा हो गया, वन का वन हो गया, वनगमन। अगला पॉइंट है कारक व्यवस्था। कारक व्यवस्था। कारक व्यवस्था में क्या है? शब्दावली में एक चीज और देख लीजिएगा कि संस्कृत के शब्दों का तो अवधिकरण हुआ ही है, इसके साथ साथ आपको भोजपुरी प्लस राजस्थानी प्लस खड़ी बोली आदि के भी शब्द मिल जाएंगे। कारक व्यवस्था में देखिएगा, कारक व्यवस्था में क्या है? निर्विभक्तीकरण है। निर्विभक्तीकरण यानी कि बहुत जगह आपको बिना विभक्ति के शब्द लिखे हुए दिखाई देंगे। जैसे राम दरस मिट्टी
गई कलुसाई। राम के दरस से, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, के, तो के निर्विभक्तिकरण हो गया, इसमें के नहीं लिखा गया। और जो ही विभक्ति थी, ये तो आपको अपभ्रंश अवहट्ट से ही दिखाई दे रही थी। ही विभक्ति का प्रयोग अपभ्रंश और अवहट्ट से ही हो रहा था, वो आपको अवधि में भी दिखाई दे जाएगा। आधुनिक भाषा के अनुकूल भी कुछ प्रसर्गों का विकास मिलता है। आधुनिक भाषा के अनुकूल भी आपको शब्दों का प्रयोग दिखाई देगा। प्रसर्गों का, कारक बसता है, प्रसर्गों का या विभक्तियों का प्रयोग आपको दिखाई देगा। अगला पॉइंट है सर्वनाम। सर्वनाम अवधि के साथ साथ खड़ी बोली के सर्वनाम भी, अवधि के सर्वनाम हमने आपको साहित्यिक विशेषताओं में भी बताए थे। यहाँ आप देखिएगा कि अवधि के साथ साथ खड़ी बोली के सर्वनाम भी क्या होने लगा कि अवधि के साथ साथ खड़ी बोली के सर्वनाम भी अवधि भाषा में प्रयुक्त होने लगे। क्रियाएं कैसी थी? वर्तमान, भूत काल, भविष्य। इसमें था आपका करत, देखत, चलत। भूत में था करिके, देखिके, पावा, आवा आदि। भविष्य में करब, जाइब, आइब आदि। वचन तो उसी प्रकार के हैं, वचन और लिंग, ये तो वही है दो। ये जो संस्कृत में 3 थे, यहाँ दो वचन रह गए हैं, बहुवचन और एक वचन। लिंग भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो नपुंसक लिंग था वो यहाँ पर आपको देखने को अब नहीं मिलेगा, वो अपभ्रंश अवहट्ट से ही नहीं मिल रहा है, तो यहाँ भी नहीं है। ये मिटा देती हूँ। हमने पिछले वीडियो में आपको राम भक्ति काव्यधारा में जो साहित्य में विकास हुआ था, जो साहित्यिक विशेषताएं थी, उन पर बात की थी। अभी जो व्याकरणिक विशेषताएं हैं उन पर बात की। अब हम बात करते हैं कि अवधि की कुछ शक्तियां और सीमाएं भी हैं, कि अवधि की शक्तियां क्या हैं और सीमाएं क्या हैं। अवधि की शक्तियां व सीमाएं। पहले हम शक्तियों पर बात करेंगे। शक्तियां, शक्तियां इसकी क्या है कि ये जो अवधि भाषा है ये मर्यादापूर्ण अभिव्यक्ति के अनुकूल है। मर्यादापूर्ण अभिव्यक्ति के अनुकूल है।
अगला पॉइंट क्या है कि ब्रज की तरह, ना तो ब्रज की तरह कोमल है, ना तो ब्रज की तरह कोमल है, कोमल कांत है, और ना ही खड़ी बोली और हरियाणी की तरह कठोर, ना ही खड़ी बोली व हरियाणी की तरह कठोर। अगला पॉइंट है कि इसमें लचीलापन है, ब्रज की तरह नहीं। लचीलापन तो है पर ब्रज की तरह नहीं है। ठहराव बहुत है, इसीलिए मर्यादा के काव्य अच्छे से लिखे गए। बांधने की क्षमता है, बांधने की क्षमता है। विस्तृत क्षेत्र में प्रचलित। इन पॉइंट्स को एक बार और क्लियर कर देते हैं। मर्यादा पूर्ण अभिव्यक्ति के अनुकूल है, यानी कि सदी हुई शांत भाषा है जिसमें मर्यादा पूर्ण काव्य को अच्छे से लिखा जा सकता है। इसमें चंचलता नहीं है, इसलिए मर्यादा के लिए ये उचित है। ना तो ब्रज की तरह कोमलकांत है और ना ही खड़ी बोली और हरियाणी की तरह कठोर है, यानी कि बीच की है। ना तो बहुत लचीलापन है, बहुत ज्यादा ऐसी कोमल नहीं है कि इसमें जो शोक है या फिर मर्यादा की जो चीजें हैं उनको लिखा ना जा सके, वो भी लिखा जा सकता है। और खड़ी बोली और हरियाणी की तरह बहुत कठोर भी नहीं है। लचीलापन है पर ब्रज भाषा जितना नहीं। ठहराव है, बांधने की क्षमता है। बांधने की क्षमता का मतलब कि इसमें लंबे प्रकरण लिखे जा सकते हैं, इसीलिए अवधि में खंड काव्य और महाकाव्य लिखे गए। जैसे जो जायसी का पद्मावत है, ये भी एक बड़ा काव्य है, और तुलसीदास का तो रामचरितमानस एक तरह से महाकाव्य है। विस्तृत क्षेत्र में प्रचलित है, क्योंकि ये बीच के अवध के क्षेत्र की है, तो ये ब्रज वालों के भी कुछ कुछ समझ में आती है, और भोजपुर और बिहार के क्षेत्र में भी ये समझ में आती है, इसलिए ये अधिक क्षेत्र में प्रचलित है। शक्तियां समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सीमाओं पर। अवधी भाषा की सीमाएं क्या है? इसकी जो उधर विशेषताएं बता रहे थे, उनमें से कुछ सीमाएं भी होती हैं। मर्यादा के अनुकूल अधिक है, मर्यादा के लिए अधिक अनुकूल है। मनोरंजन परक कम है, मनोरंजन परक कम है। ब्रजभाषा जैसा चंचलपन नहीं है इसमें। चंचलपन, ब्रजभाषा जैसा चंचलपन नहीं है। मध्यकाल में तो ये अधिक प्रचलित थी, पर आधुनिक काल में ये अपनी पैठ नहीं बना पाई। आधुनिक काल में ब्रज चलती रही आधुनिक काल तक। पुनर्जागरण काल के बाद भी जो भारतेंदु जी ब्रज में कविताएं लिख रहे हैं, और रीतिकाल में तो चली ही है, ब्रज में आधुनिक काल में भी भारतेंदु जैसे कवि कविताएं, गद्य खड़ी बोली में आ गया, लेकिन कविताएं ब्रज में लिखी जा रही हैं। पर अवधि मध्यकाल तक ही सीमित रह गई, उसके बाद उसका उतना प्रचलन नहीं हो पाया। जैसा कि मैंने बताया, प्रबंध काव्य के लिए अधिक अनुकूल है, मुक्तक के लिए नहीं। मुक्तक के लिए उतनी नहीं, क्योंकि स्वयं तुलसी ने भी अपने मुक्तक काव्य जो हैं वो ब्रज में लिखे हैं, अवधि में नहीं। अन्य भाषाओं का अवधीकरण अधिक किया गया है।
अन्य भाषाओं का अवधीकरण किया गया है। तत्सम का शब्दों की अधिकता है। और अपने क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर पाई। जैसे साउथ में या दक्षिण भारत में इसका प्रभाव नहीं रहा, ये केवल नॉर्थ इंडिया में ही फेमस रही। तो ये थी अवधि की शक्तियां और सीमाएं। इससे पहले अवधि की व्याकरणिक विशेषताएं बताई। उससे पहले हमने बताया था कि अवधि की साहित्यिक विशेषताएं क्या है। साहित्य में अवधि का विकास, राम काव्यधारा के साहित्य में अवधि का विकास कैसे हुआ। सूफी पर भी हमने बात की थी। अब हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में ब्रज भाषा पर बात करेंगे कि किस प्रकार ब्रज भाषा सूरदास जी के समय, सूरदास से पहले, सूरदास के बाद, रीतिकाल में और रीतिकाल के बाद भी किस तरह की विशेषताएं रही और कैसे ये प्रचलन में रही। तो आशा है आपको ये पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद।